आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का नोट देखेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले जानेंगे अम्ल क्या है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है। एक छोटा सा डिफिनेशन है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, यानी आप खाएंगे तो आपको खट्टा लगेगा। और यहाँ पर लिटमस पत्र के बारे में बताया गया जो कि लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो जो नीला होता है उसको लाल कर देता है, ये अम्ल की क्वालिटी होती है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे अर्हेनियस, उन्होंने बताया और अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ को ही हाइड्रोजन आयन कहा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये देखिए, ये इसी को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए HCl, H2SO4, CH3, COOH, ये सब अम्ल का उदाहरण है, ये तीनों। तो अर्हेनियस ने क्या बताया, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने से हाइड्रोजन आयन देता है। तो अब चलेंगे अम्ल के बारे में कुछ जानेंगे, क्वालिटी को। अम्ल में भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों को समझेंगे। पहला देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, ये अर्हेनियस ने बताया था, ये भी आपको याद है डिफिनेशन से। अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन देता है, देखिए H3O+ आयन, इसी को हाइड्रोनियम कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ये तीसरा गुण है इसका। चौथा गुण क्या है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही, यानी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों में किसी के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस निष्कासित करता है। आप जानते होंगे हाइड्रोनियम आयन या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी के साथ अभिक्रिया करेगा धातु के साथ, तो समझ जाइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करेगा। चलिए इसको आम भाषा में समझ लेते हैं। इसको असल में होता क्या है, अम्ल पहली बार स्वाद में खट्टा होता है, दूसरी बार जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, और जलीय विलयन में अगर अम्ल को डालते हैं तो ये H+ यानी हाइड्रोजन आयन देगा। इसके अलावा धातु का कार्बोनेट, देखिए CO3 को कार्बोनेट कहा जाता है और HCO3 को बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो ये चाहे कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या बाइकार्बोनेट, लेकिन याद रखिएगा कि इसके साथ धातु जुड़ा होना चाहिए। धातु में जैसे सोडियम है Na, मैग्नीशियम है Mg, एल्युमिनियम है Al, इन सब के कार्बोनेट रहे या बाइकार्बोनेट रहे, किसी भी स्थिति में अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, निष्कासित करेगा। अगला पॉइंट देखिए, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जब भी अम्ल, कोई भी अम्ल होगा, धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। आप जानते होंगे कि अम्ल जो होता है उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और इसी वजह से यह हाइड्रोजन आयन दे देता है जलीय विलयन में, और इस वजह से ही विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। अगला देखिए, अम्ल कितने प्रकार का होता है, बहुत ही सिंपल है। अम्ल 2 प्रकार का पढ़े होंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, लेकिन इसमें हम और भी अम्ल के बारे में जानेंगे। पहला समझते हैं प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं, यानी जो पूरी तरीके से प्लस या माइनस देने में, इसी को बोलते हैं आयनित हो जाना। तो हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन हमेशा प्लस में होता है, आप जानते होंगे, इसीलिए इसको प्रबल अम्ल कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ये अच्छे से हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, इसका नाम हिंदी में आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। ये भी आप याद रख सकते हैं, फार्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 है। या ये भी पूछ सकता है कि H2SO4 को का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आप देखिए
ऐसे समझिए कि प्रबल अम्ल वो होता है जिसके शुरू में हाइड्रोजन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन शुरू में होगा, तो समझिएगा प्रबल अम्ल है। ये बहुत सिंपल तरीका है पहचान करने का प्रबल अम्ल का। प्रबल अम्ल का थोड़ा सा और समझ लीजिए कि प्रबल अम्ल जो होता है वो आयनों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन का त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है हाइड्रोजन आयन देने की। अब रही बात दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल समझ गए होंगे, जो हाइड्रोजन आयन अच्छे से देता है, यानी उच्च क्षमता होती है हाइड्रोजन आयन देने की। वहीं दुर्बल अम्ल की अगर हम बात करें तो दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। आसान भाषा में समझिए कि H+ आयन पूरी तरीके से नहीं देता है, थोड़ा बहुत देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। बहुत अच्छा उदाहरण है CH3COOH, ये COOH है, ये है CH3COOH लिखा हुआ, यहाँ पर ये Q जैसा लग रहा है, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। HCOOH इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, और H2S इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ये तीनों में आप देख लिए होंगे, ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। यह हाइड्रोजन आयन जल्दी नहीं देता, बहुत कम मात्रा में देता है। अब एक आता है सांद्र अम्ल। अब सांद्र अम्ल किसको कहते हैं? ऐसा अम्ल जिन्हें हम अम्ल अधिक मात्रा में होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। आसान भाषा में समझिए कि ये कोई घोल है, अगर इसमें अम्ल ज़्यादा होगा, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, अम्ल जो होगा वो ज़्यादा होगा, और जो जल है यानी पानी कम मात्रा में होगा, तब इसको सांद्र कहते हैं। आप देखे होंगे कि कभी कभी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा रहता है H2SO4, इसका मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब ये हुआ कि इस अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, ऐसे घोल में। और एक होता है तनु अम्ल, ठीक उसी का उल्टा होगा, ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल जो है वो अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तनु अम्ल कहलाता है। बहुत सिंपल है कि ये कोई घोल है, इसके अंदर में अम्ल कम होगा लेकिन जल ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा तो समझिएगा तनु अम्ल है, पानी कम होगा तो समझिएगा कि वो कौन सा अम्ल है? ऊपर पढ़े होंगे, सांद्र अम्ल कहलाता है। एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगली बात, अगला है क्षारक। क्षारक क्या होता है आप लोग जानते होंगे। क्षारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा आप जानते होंगे, जैसे नीम कड़वा होता है, और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक अम्ल का उल्टा, अम्ल नीला को लाल करता है जबकि क्षारक जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। उदाहरण देखिए NaOH MgOH2, देखिएगा इसके लास्ट में OH लगा रहेगा, ये इसकी पहचान होती है। अब इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। जैसे अम्ल का जाने हैं वैसे ही क्षार का, बहुत आसान है ये भी जानना। पहला है कि स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल क्या था? स्वाद में खट्टा था। ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा? OH आयन देगा। जबकि अम्ल क्या देता था? हाइड्रोजन आयन देता था। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन मुक्त करेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहा था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके। क्षार जलीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण देगा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी हो चुकी है। अम्ल और क्षार के बारे में आप इतना बात जरूर याद रखिएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है और जल में घुलकर OH आयन देता है। अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि अम्ल जो है जलीय विलयन अगर अम्ल का रहेगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस देगा। जबकि क्षार जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है, बहुत ये OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। अगला देखिए सूचक क्या होता है, पूछेगा क्वेश्चन सूचक किसे कहते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कोई चीज़ है इसमें अम्ल है कि क्षार है, इस बात को जानना होगा तो हमें किसकी मदद लेनी होगी? सूचक की। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है।
जब भी इस चीज़ को इससे अगर हम डुबाते हैं या इस पर रिएक्शन कराते हैं तो या तो उसका गंध बदल जाएगा या रंग बदल जाएगा। और भी माध्यम होता है पहचानने का, आगे समझेंगे सूचक के बारे में। सूचक कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक सूचक। ऐसा सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है वह प्राकृतिक सूचक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूचक होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, तो उसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। उदाहरण से और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे लिटमस पत्र है, तो ये पौधे से प्राप्त होता है, आपको पता होगा। हल्दी तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे। तो ये सब कैसा चीज़ है? प्राकृतिक है, हम लोग इसको नहीं बनाए हैं। तो ऐसा सूचक जो प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दूसरा, थोड़ा सा लिटमस के बारे में जान लेते हैं हम लोग। लिटमस क्या होता है? देखिए, अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ये बहुत आसानी से पहचान लेता है। आप लिटमस के बारे में जानकारी आपको होगी ही कि अगर कोई भी चीज़ अम्ल है तो इसका मतलब है कि लिटमस अगर नीला है तो लाल कर देगा, और अगर क्षार है तो ये लाल है तो ये नीला कर देगा। यही बात होती है। लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विलयन में भी पाया जाएगा और कागज़ के फॉर्म में भी पाया जाएगा। दोनों से आप काम चला सकते हैं। अगला देखिए, हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। आप जानते होंगे हल्दी भी प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ऊपर में ही बता दिए हैं। एक और सूचक होता है जिसे हम संश्लेषित या जिसको हम लोग बनाते हैं। ये वे सूचक हैं जो प्रकृति में नहीं होते परंतु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब इसको जनरली हम लोग बनाते हैं। वो कौन सा सूचक है? उदाहरण देखिए, दो उदाहरण है, एक है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोलेफ्थीन। ये दोनों का दोनों कैसा सूचक है? संश्लेषित। इसे हम क्या करते हैं? बनाते हैं खुद से, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। इसके अलावा एक गंधीय सूचक के बारे में जान लीजिए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब इसमें अम्ल या क्षार कोई भी चीज़ डालेंगे तो ये क्या होगा? अपना गंध बदल लेगा, यानी उसकी जो महक होगी वो बदल जाएगी। अगला है सार्वत्रिक सूचक। ये क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना होता है। वह मिश्रण होता है जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देता है कि कोई भी चीज़ अगर क्षारक है या अम्ल है। तो ये सार्वत्रिक सूचक होता है, मतलब ये अलग अलग केमिकल का बना होता है। इसमें पीएच वाला पदार्थ जो पीएच वाला पदार्थ होता है उसके बारे में रंग यानी कलर को चेंज करके बता देता है कि क्या है, ये अम्ल है कि क्षार है। अगला है लवण के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। लवण के कुछ क्वालिटी के बारे में आप समझिए कि लवण में क्या क्या गुण पाया जाता है। तो लवण का गुण है पहला, लवण ठोस अवस्था में उपलब्ध होता है। जैसे आप नमक को देख लीजिए, सामान्यतः लवण उदासीन होता है। उदासीन समझते होंगे, न अम्ल न क्षार, ठीक बीच में जो होता है वो उदासीन होता है। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब अगर लवण है, अगर आप किसी जल में मिला दीजिएगा तो इससे बिजली आराम से पास कर जाता है। जैसे आप लोग 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, करंट जो लगा देता है तो वो आपके यूरिन में भी क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। उदाहरण है NaCl और CaSO4। अगला है लवणों का वर्गीकरण, यानी लवण कितने प्रकार का होता है। लवण के 6 भागों में बांटा गया लवण को। एक होता है सामान्य लवण, जैसे NaCl, KCl, K2SO4, ये सब हो गया सामान्य लवण। इसका उदाहरण याद रखिएगा, यही एग्जाम में उदाहरण ही पूछा जाता है कि अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो जैसे NaSO4, NaHCO3, KHCO3। फिर क्षारीय लवण की बात करें तो MgOH। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, COH। OH जब ये रहेगा तो ये क्षारीय हो जाएगा, और H रहेगा तो समझ जाइएगा कि अम्ल है। ज़्यादातर पहचान होता है। उसके बाद है द्विक लवण, जैसे K2SO4, Al2SO4 × 3। ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सब फिटकिरी का जैसे उदाहरण है। उसके बाद है संकर लवण। संकर लवण जैसे पोटेशियम साइनाइड हो गया,
सोडियम साइनाइड या सिल्चर साइनाइड हो गया। फिर होता है मिश्रित लवण, सब उदाहरण ही पूछा जाता है, ये सब सूत्र याद करना पड़ता है कि मिश्रित लवण का उदाहरण बताइए, तो आपको याद रहेगा NaKSO4, तभी आप बता पाइएगा। ये सब भी उदाहरण है बहुत सारा। अब आते हैं हाइड्रोजन यानी pH, हाइड्रोजन की क्षमता, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसके बारे में अच्छे समझिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। किसी भी विलयन का pH मान यह बताता है कि विलयन क्षारीय है अथवा अम्लीय। आप जानते होंगे कि pH स्केल 0 से शुरू होता है और 14 पर ख़त्म होता है, 14 पर ख़त्म होता है। कोई भी चीज़ अगर 7 से कम है तो वो अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार होता है। इसी बारे में यहाँ पे बताया गया कि किसी भी विलयन का pH मान क्या बताता है कि वो अम्ल है कि क्षार है। किसी भी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन पर निर्भर करता है, इसलिए इसे pH यानी हाइड्रोजन की क्षमता यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। अब pH के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि pH क्या है। एक तरीके से एक स्केल है जिससे आप नाप सकते हैं कि कोई भी चीज़ अम्ल है कि क्षार है। pH का मान मापने के लिए pH पैमाने का उपयोग किया जाता है। इससे किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता मापी जाती है। फिर वही बात है, pH पैमाने के बारे में बताया गया कि वो क्या होता है। ये स्केल देख लीजिए कहाँ से है, ध्यान से देखिएगा, 0 से 14 तक है। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि pH का मान किस किस के बीच होता है, तो 0 और 14 के बीच होता है। देखिए 7 से इधर आप जाएंगे तो आपको pH मान 7 से कम होगा और ये अम्ल को बताता है, और जितना इधर जाएंगे उतना वो पदार्थ अम्लीय होगा। और इधर जाएंगे 7 से तो आपको समझ में आएगा 14 की तरफ जाने पर कि ये क्षारीय है, लेकिन इधर जितना बढ़िएगा उतना क्षारीय होगा, इधर में 14 की तरफ, ये बात याद रखिएगा। अगला क्या है इसमें पॉइंट, ये सब पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि pH का आविष्कार किसने किया था। याद रखिए सोरेनसन नाम के एक आदमी थे, उन्होंने किया था। pH पैमाना जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो समझ जाएगा कि वो उदासीन है, न अम्ल है न क्षार है। फिर और देखिए, अगर विलयन का pH मान 7 से कम है तो आपको बता दिए कि वो अम्ल है, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, क्षार है। बहुत आसान है ये समझना। अब इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है जो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे विरंजक चूर्ण है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी इंग्लिश में कहते हैं। अब ये होता क्या है समझिए, जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो जब चूने के पानी में आपको बताएंगे, ये है चूना का पानी, जैसे CaOH2 क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, ये बनता क्या है, CaCl2 बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनाता है। हालांकि इसका CaOCl2 होता है फॉर्मूला, यहाँ पर CaOCl2 आप लिखेंगे। तो विरंजक चूर्ण समझ गए। विरंजक चूर्ण क्या होता है, जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaCl2 है। और रासायनिक नाम की बात करेंगे तो आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, कैल्शियम है, ये ऑक्सी है, ये क्लोराइड है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपको चूने का पानी, ये क्या हो गया, क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, क्या बना लिया, CaOCl2 बना लिया, और ये आपका पानी है जो बाहर हो जाएगा। अगला है कि अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए। किसी पदार्थ का रंग उड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विरंजन कहते हैं, तथा जिस पदार्थ की सहायता से विरंजन होता है उसे विरंजक कहते हैं। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग समझ लीजिए क्या क्या होता है, ये उपयोग भी बहुत पूछा जाता है। पहला क्लोरोफॉर्म बनाने में, आप जानते होंगे कि क्लोरोफॉर्म जब किसी को सूंघा दिया तो बेहोश हो जाता है। चीनी का रंग जो सफ़ेद होता है उसको करने में भी इसी का यूज किया जाता है। उसके बाद विरंजक के रूप में आप समझ ही गए होंगे विरंजक क्या होता है, और जल को शुद्ध करने में, यानी पानी को शुद्ध करना होगा तो विरंजक, तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे किसी पदार्थ का रंग उड़ने की प्रक्रिया को विरंजन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, इसका रंग अगर उड़ जाता है तो इसको विरंजन कहेंगे, और उस पदार्थ को क्या कहेंगे, विरंजक कहेंगे। तो किसी पदार्थ के विरंजन में भी यूज़ किया जाता है, यानी कलर को उड़ाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3।
नाम देखिए, सोडियम, ये हो गया बाई और ये हो गया कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये कैसे बनता है समझिए, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया। अब ये क्या हो जाएगा, बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। उजले रंग का होता है, आप देखे होंगे, खाने पीने की वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके अपघटन की बात करें तो NaHCO3 जो है ये Na2CO3 में बदलता है, H2 और CO2 में बदल जाता है। ये ऊष्मीय विघटन है, अगर ऊष्मा देंगे तो। आज हम लोगों ने जाना। अब धोने का सोडा को समझ लीजिए। धोने का सोडा जो होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसके बारे में भी थोड़ा बुक से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, आप जानते होंगे, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, आप जानते होंगे। तो ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दोनों का दोनों इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आज का चैप्टर का थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है। इस पर क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो हम उसको भी बता देंगे आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी बता देंगे और धोबन सोडा के बारे में भी जानकारी दे देंगे। एक दो ठो और पॉइंट इसमें आता है, सेंधा नमक सबके बारे में आता है। तो खैर क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज इतना ही।